exceptional, really exceptional academic record. He's a man with the gift of gab, वो भी हम जान जाएंगे, and thus a great public speaker. He's also a passionate poet, एक कवि, with a connoisseur of art who has written around 31 poems and publications across 9 books all over the world. He's a grand quiz master. आज हमने भी एक क्विज करा है कॉम्पिटिशन, तो उसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे. Having conducted around 12 national quizzes with a vision to make medicine, and he says medicine should be as approachable and beautiful as it feels to me for the upcoming medical fraternity. और आइए देखते हैं, सुनते हैं इनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स. काफ़ी लंबी लिस्ट है. ही इज़ इंडियन एम्बेसडर फॉर ग्लोबल न्यूरोसाइंस एसोसिएशन. He has been former vice president for internal affairs at Asian Medical Students Association, AMSA, India for 2021. He holds all India rank number 1 AFMC Pune. आपको पता है मेडिकल में फर्स्ट रैंक, तो फिर तालियां तो बनती है. अच्छा, ये काफी नहीं था. AIR एम्स न्यू दिल्ली 2015, बाकियों के लिए भी कुछ छोड़ देना था. यूनिवर्सिटी एंड स्टेट टॉपर इन MBBS पंजाब इन 2019. A gold medalist in anatomy. He has been former chapter representative CR for Research Journal at AMSA International 2021. He has been editor for the IMA MSN National Neurology Newsletter 4.0 by the name of Brainstorm 21. Former National Academics Officer at Bioethics Unit for AMSA India. State Coordinator Punjab for Rotaract Club of Caduceus, right? Caduceus. All right, RCC. तो कोई बबलीन मैम, आई एम वेटिंग फॉर यू. वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, शायद काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आई होगी, आदि तो मुझे भी समझ में नहीं आई ये टर्म्स. तो मैंने 2 लाइंस लिखकर इनके बारे में बोल दिया कि कोई डॉक्टर होता है तो कोई लीडर, कोई डॉक्टर होता है कोई लीडर, कोई टीचर होता है तो कोई कवि, और जो सब कुछ का मिक्सचर होता है वो है डॉक्टर अवी. And the biggest qualification, of course, is that he is a beautiful human being. Beautiful human being. Yes, Dr. Avi, you are cordially invited. The floor is all yours. Good. नम्रता, PPT वहाँ पे चलेगा? PPT, yes. Good morning, everyone. Thank you so much, ma'am. I think कई बारी life में it's important that you balance the fact that God will have you be the medium to a lot of things. हाँ. But वो क्रेडिट सिर्फ आपका नहीं होता है. द क्रेडिट बिलोंग्स टू द इन्वायरमेंट दैट you've managed to get. So thank you everyone here who've been doing such an amazing job. बहुत ही प्यारा स्किट था. I feel privileged कि मुझे मौका मिलता है यहाँ इतना कुछ सीखने का. और एक चीज़ जो मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ, द रीज़न मेरे को लगता है I've gotten so many opportunities, मुझे लगता है in my heart, at my heart, I'm always a student. So जब तक आपके अंदर क्षमता है और सीखने की और ये मानने की कि आपको सब कुछ नहीं पता है, तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन. सो आज के छोटे से सेशन के हमारे 3 एजेंडा हैं, मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. और कहीं पे भी किसी को लगे कि कुछ इफ़ यू वांट मी टू टॉक उस चीज़ के बारे में ज़्यादा, फील फ्री टू रेज योर हैंड्स. मैं थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ ये सेशन, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लेक्चर. दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट विथ 3 ऑब्जेक्टिव्स, जिनमें से पहला ये है कि वी आर एट अ
at a psychiatry facility, at a rehabilitation center. और हमने बहुत बारी ये सोचा है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट क्या काम करता है, एक साइकियाट्रिस्ट क्या काम करता है. अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स हैं, पर एट द हार्ट ऑफ इट आपका शरीर एक है. दिस इज लाइक डॉक्टर भाटिया एंड everyone over the year tells you how आपका माइंड और आपका ब्रेन, जैसे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल स्किट देखी, मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि ये कितने ब्यूटीफुली इंटरलिंक्ड हैं और इनका आपस में रिश्ता क्या है. दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने ख्याल, जितने बिहेवियर्स, जितनी प्रॉब्लम्स आपके माइंड फेस करते हैं, दैट स्टेम्स आउट ऑफ इतना ब्यूटीफुल लॉजिक जो आपके दिमाग में, आपके बॉडी में इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है. और मेरा आई वांट कि आपको उस लैंग्वेज में समझ में आए जहां आपको एक डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है. हर चीज़ के लिए आपको एक डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं होती. सो एक मकसद मेरा ये है कि मैं आपको इस लैंग्वेज में समझा सकूं कि हमारे 3-4 कॉन्सेप्ट्स जो यू कैन अप्लाई टू एवरीथिंग इन लाइफ वो अचीव करे जा सकें. सो एट एनी टाइम आपको लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहता हूँ, प्लीज़ फील फ्री टू रेज योर हैंड्स. सो कैन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे, दिस इज हाउ योर ब्रेन लुक्स. तो मोटे मोटे आपके ब्रेन के 4-5 हिस्से होते हैं और आई एम श्योर बहुत लोगों को पता है, पर बहुत लोगों को नहीं पता है. तो मैं बस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इस सेशन के बाद क्विज लेवल इंफॉर्मेशन लेके जाओ या बहुत सारी नॉलेज लेके जाओ, बट द टारगेट इज कि आप इन चीज़ों से कुछ कॉन्सेप्ट लेके जाओ. ये जो 4-5 हिस्से हैं आपके दिमाग पे, इन 4-5 हिस्सों का अपना अपना एक काम है. जो पिछला हरा हिस्सा है, विच इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल लोब, इसका काम है जितनी आप दुनिया देखते हो, आपका दिमाग उसे कैसे परसीव करता है. आपकी आंखें सिर्फ एक कैमरा है, पर जो आप देखते हो वो सब यहाँ प्रोसेस होता है. सिमिलरली जो आपका ऑरेंज हिस्सा है, वो सारा आपको, इट हेल्प्स यू इन थिंकिंग. जितने आपके ख्याल, जितने आपके बिहेवियर, जितने आपकी क्रेविंग्स, दैट हैपन्स इन दैट ऑरेंज एरिया ऑफ योर्स. सेरिबेलम में जो नीचे है, वहाँ आपका बैलेंस होता है. सो पॉइंट बीइंग, इवन इफ यू डोंट नो एवरीथिंग, वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन द लास्ट 100 years, जहाँ हमें ये समझ में आ गया है कि आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. और समझाना मैं ये चाहता हूँ कि चाहे इतने ब्यूटीफुल चीज़ें जो हम एक लाइफ और नॉन लाइफ को डिस्टिंग्विश करते हैं, एट द हार्ट ऑफ इट, आई होप आई एम ऑडिबल, आई होप एट द हार्ट ऑफ इट यू अंडरस्टैंड, जितनी भी लाइफ हम देखते हैं, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, वो सब नॉन लाइफ चीज़ों से ओरिजिनेट होती हैं. आपकी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आर द सेल्स दैट मेक योर ब्रेन एंड योर नर्व्स. वो सब फंक्शन एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे करते हैं, जो यहाँ पे हर इंसान ने जिंदगी में बहुत बारी यूज़ किया है. डज समवन वांट टू टेल हाउ योर ब्रेन कम्युनिकेट्स विद अदर स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी? एक चीज़ है जो आपका टीवी ऑन करती है, एक चीज़ है जो आपका रेफ्रिजरेटर ऑन रखती है, एक चीज़ है जो आपकी यहाँ लाइटें ऑन रखती है, और एक चीज़ है जो आपके यहाँ पंखे ऑन करती है. एनी आइडिया? इवन इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर. बिजली, हर जगह बिजली फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है, राइट? दैट सेम करंट इन अ डिफरेंट वे, बट वो सेम बिजली है जो आपको जिंदा रखती है. वो सेम बिजली है जो आपकी बॉडी को हर ऑर्गन के साथ, हेलो, वो सेम चीज है जो आपकी हर बॉडी के हर ऑर्गन को आपस में कम्युनिकेट करने को फैसिलिटेट करती है. सो एट द हार्ट ऑफ इट, एक इंजीनियर को भी शायद उतना ही पता होगा कि आपका ब्रेन आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है, उसे शायद ज्यादा ही पता होगा, क्योंकि उसे पता है बिजली कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे कम्युनिकेट करती है. सो आज हमारा एक एजेंडा ये है समझना कि ऑल द बॉडी सुपर कॉम्प्लिकेटेड, जहां से लाइफ की शुरुआत हुई है, वो वही चीजें हैं जो हम जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं. आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग जो हम रोज देखते हैं पर कभी सोचते नहीं है. पानी सबने देखा है, पानी सबने महसूस किया है. पानी किस चीज से बनता है?
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग, जब पानी को अलग 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 करी जाओगे, उनके एक एक कण को एक एक मॉलिक्यूल कहते हैं पानी का, ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर आप माइक्रोस्कोप से उसके अंदर चले जाओगे और आप कोशिश करोगे कि मैं इस मॉलिक्यूल को पढ़ लेता हूं, बिकॉज जो कुछ दुनिया में पानी के बारे में मुझे समझना है उसके एक मॉलिक्यूल में मुझे समझ में आ जाएगा। आई थिंक बहुत लॉजिकल सी अप्रोच है ये कि मैं सारे पानी को नहीं समझ सकता, मैं एक मॉलिक्यूल उठा लेता हूं और मैं उस मॉलिक्यूल को समझ लेता हूं। पर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल को पकड़ने से आपको समझ में नहीं आएगी। पानी का एक लौता मॉलिक्यूल गीला नहीं होता, पर जब वही मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, देन समथिंग इमर्जेस विच इज कॉल्ड वेटनेस, गीलापन। तो ये चीज अपने दिमाग को समझाना कि कई प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जो बारीकी में जा जाकर समझ में नहीं आती हैं, सिर्फ इकट्ठे में समझ में आती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इमर्जेंस। और ये सिर्फ साइंटिफिक सी चीज नहीं है, ये फिलॉसफी की भी उतनी ही चीज है, ये न्यूरोलॉजी की भी उतनी ही चीज है। हम टेक्नोलॉजिकल एज में इतना आगे आ चुके हैं पिछले 100 सालों में कि हमें ऑलमोस्ट एक न्यूरॉन क्या करता है, एक न्यूरॉन को देखना, एक न्यूरॉन क्या क्या करता है, वो सब समझ में आ चुका है। बट जब मिलियंस ऑफ दीज न्यूरॉन्स कम टुगेदर और वो क्या बनाते हैं, दैट मेक्स योर ब्रेन। We just know about 1% of what all those neurons do together. एक न्यूरॉन का अपना माइंड नहीं है, पर जब बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे आके एक ब्रेन बना रहे हैं, there is this emergence of property called mind, called consciousness, called thoughts. तो ये बहुत मिस्टिकल सा कॉन्सेप्ट है, पर ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि कई चीजें सिर्फ अंदर घुस घुस कर नहीं मिलेंगी। यू हैव टू हैव अ ब्रॉडर अप्रोच फॉर इट। तो अभी तक सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? परफेक्ट। कैन वी मूव अहेड? तो मैं ट्राई करूंगा कि आई कैप्चर्ड थोड़े थोड़े कई चीजें जो मुझे लगता है कि सबके समझने के लिए बहुत जरूरी है, सो दैट आप आगे लोगों की बहुत सारी हेल्प कर सकें। तो बहुत साइंटिफिक डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट दिस वाज समथिंग जो मैं बहुत बहुत फर्मली मानता हूं। Your muscles, your hand doesn't move without you thinking. आपका हाथ उतना ही ऊपर जाता है जितना आप अपने दिमाग से उसे चलाना चाहते हो। तो आपके मसल्स आपके कंट्रोल में होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। आप उसी माइंड को, उसी ब्रेन को उतना ही कंट्रोल में ला सकते हो, एंड योर ब्रेन इज अ मसल दैट कैन मूव द वर्ल्ड। सो कैन वी मूव अहेड? ओके, सो चलो थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन है। आई एम श्योर सब लोगों ने कई दिमाग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनी होंगी। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, अगर आपको लगता है वो सच है तो ट्रू है तो हाथ खड़ा करना, और अगर आपको लगता है ये झूठ है तो मत खड़ा करना। ऑलराइट, समझ गए एवरीवन? ओके, सो एक ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान का दिमाग ज्यादा बड़ा होता है। ओके, तो एक साइज का आपकी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना होता है या नहीं होता है? ओके, एक व्हेल या एक डॉग या एक कैट क्या ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, क्या आप कहोगे? सो a whale obviously has much bigger brain than a human being. बट जिस चीज पे आपकी इंटेलिजेंस अक्रॉस स्पीशीज डिपेंड करती है कि आपका ब्रेन का साइज आपके बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से कितना बड़ा या छोटा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसे ऐसे इमेजिन किया जाए जैसे आपका ब्रेन एक तारों का गुच्छा है, उसने आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन को कनेक्ट करना है। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आपका पैर हिलेगा, अगर आप कुछ खा रहे हो तब भी आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा। तो जितना वो तारों का नेटवर्क डेंस है उतना आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कितनी डेंसिटी से आपकी तारें जुड़ रही हैं वो आपके कंट्रोल में है। जितनी बारी आप वही सेम प्रैक्टिस करी जाएंगे वो सिग्नल उतना स्ट्रांग होता जाएगा और वो तारों का गुच्छा उतना ही डेंस होता जाएगा। we'll talk about that a little ahead because I think वो बहुत ज़्यादा relevant है in the reference to both addiction and stroke. किसी को पता है stroke क्या होता है?
सो हार्ट अटैक किस किस को पता है क्या होता है? अच्छा, सुना किस किसने हुआ है कि हार्ट अटैक कुछ होता है? सो आपके शरीर में हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए। ब्लड में ऑक्सीजन है, ब्लड में खाना है। सिमिलरली आपका ब्रेन भी एक ऑर्गन है। तो जब हार्ट को खुद ब्लड नहीं मिल रहा, तब जब हार्ट का कुछ हिस्सा मर जाता है तो हम उसे हार्ट अटैक कहते हैं। सिमिलरली अगर ब्रेन के किसी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि वो 24 घंटे इतना काम कर रहा है, इतना बोझ डाल रहे हो अपने दिमाग पे आप, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है 3 से 4 से 6 मिनट के बीच में, तो इट स्टार्ट्स डाइंग। व्हेन सिंपल भाषा में जब ब्रेन का हार्ट अटैक होता है तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो सिमिलरली स्ट्रोक में आपने बहुत बारी किसी ना किसी को देखा होगा, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का एक बॉडी का एक हिस्सा नहीं चल रहा है या लात नहीं चल रही है, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो उसे कंट्रोल करता है वो डेड हो चुका है। बट एक चीज जो एडिक्शन और स्ट्रोक को बहुत बहुत डीपली कनेक्ट करती है इज द रोल ऑफ हाउ मच यू बिलीव यू कैन चेंज द कॉन्सिक्वेंस। जब if you try function your brain in a way, and this is research that has been done in the past 20 years, अगर आप साइकोलॉजिकली एक स्ट्रोक पेशेंट को कन्विंस करें कि वो अपना उस हाथ को यूज करता रहे, तो आपके दिमाग से वहां से तारे जो पार्ट अभी भी जिंदा है, दैट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ दैट लॉस्ट पार्ट। बिकॉज भगवान ने बहुत खूबसूरत आपका दिमाग बनाया, जहां इट्स नॉट कि एक शॉट लग गई एंड दैट पोर्शन इज डेड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्विक्शन। आप कितना ठीक होना चाहते हैं, आप कितना उस सर्किट को जो बार बार चल के या तो डेड हो चुका है या वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपको लगता है कि उसके बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। बट जैसे ही वो सर्किट बना है, वैसे ही उस सर्किट को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट सेम पार्ट। एंड अंटिल वन टाइम दिस वाज ऑल थ्योरी, इट वाज एक ख्याल कि शायद ऐसे हो सकता है, जब आपका वो हिस्सा ही मर गया तो वो आपका हाथ कैसे चलेगा। बट इन द पास्ट 20 years इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट इफ यू यूज योर ब्रेन लाइक दैट एंड मेक न्यू कनेक्शंस, आपके नए सेल्स नहीं आ रहे हैं पर तारे और जुड़ रही हैं, वही सेल्स के और कनेक्शंस बन रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अच्छा, तो कोई बता सकता है कि आपकी बॉडी में कितनी सेंसेशंस होती हैं? एनीवन? कोई खड़ा होके बताना चाहेगा? थोड़ी इंटरैक्शन, थोड़ा हाँ बताना चाहेंगे आप सर? टेस्ट, स्मेल, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं स्पेशल सेंसेस। एक बहुत ही ओवरलुक्ड सा फैक्ट है, आपका शरीर 10 से 20 तरीके की अलग अलग सेंसेशंस पकड़ सकता है, नॉट जस्ट 5, विच इंक्लूड्स टच, विच इंक्लूड्स वाइब्रेशन। अगर मैं आपकी आंखें बंद करके आपकी उंगलियों को ऊपर नीचे करूं तो आपके शरीर को सबकॉन्शियसली पता होता है कि आपके जॉइंट्स कहां पे हैं। इसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। बट ये जो 5 हम यूजुअली रेफर करते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पेशल सेंसेस। ये स्पेशल हैं। ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये 5 सेंसेस आपकी बॉडी में कहीं कहीं स्पेसिफिक जगहों पे हैं। बस देख सिर्फ आपकी आंखें सकती हैं, सुन सिर्फ आपके कान सकते हैं, पर टच आपकी बॉडी में हर जगह महसूस हो सकता है। दर्द, पेन आपको बॉडी में हर जगह महसूस हो सकता है। तो ये बताने का मतलब मेरा सिर्फ ये था कि आपका दिमाग, आपकी बॉडी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच मोर डिटरमिन्ड टू लिव एंड गिव यू द बेस्ट पॉसिबल लाइफ। अगर एक आपकी सेंसेशन चल भी जाती है तो बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं आपके बॉडी को विच विल हेल्प यू कॉम्पनसेट ओवर दोज थिंग्स। इफ समवन डज नॉट, अगर आप किसी अंधे इंसान को मिलें जो बहुत देर से अपनी आईसाइट लूज कर चुका है, उसका ब्रेन टेक ओवर कर लेता है कि उसकी बाकी सेंसेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं दैट ही कैन लिव प्रीटी मच अ नॉर्मल लाइफ। एंड ऑल ऑफ दिस इज रियल। एंड इन सबका यही मतलब है बताने का कि आपकी बॉडी में अगर 1000 कंपोनेंट्स है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात है कि कोई भी कंपोनेंट कभी भी किसी भी कारण से डिसफंक्शनल हो सकता है। तो गॉड ने हमेशा कोलेटरल्स बनाए हुए हैं कि आपकी बाकी सेंसेशंस टेक ओवर कर जाएं। सो ऑलवेज नेवर फील कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। यू वर चोजन कि आपके साथ दिस हैपेंड
and the other things took over. Someone was in a situation जिसकी आंखें चले गई and the other things took over. And as long as something is treatable, I think that is the best news. कई बार जर्नी लंबी होती है, ब्यूटीफुल होती है, डेडिकेटेड होती है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे हम आगे बात करेंगे जो शायद इतनी ट्रीटेबल भी नहीं होती. Addiction is one thing which I think is difficult to treat, but the good part is it is absolutely treatable. So ये थोड़ा सा बस ये बताने के लिए कि आपकी बॉडी में, आई थिंक द साइकोलॉजिस्ट्स विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, बट दिस इज जस्ट टू टेल दैट आपकी बॉडी में जो आपका ब्रेन है, दैट इज नॉट द ओनली प्लेस जहाँ न्यूरॉन्स हैं. जब हम कहते हैं कि अपने पेट से मत सोचो, योर गट, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपके स्टमक में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं जो अपना दिमाग खुद लगाते हैं. एक्चुअली आपके पेट का अपना एक दिमाग होता है, बट वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, बिकॉज आपको भी पता है अगर आपके कंट्रोल में दे देंगे तो आप खाते रहेंगे. सो बहुत सारे, देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज. आपका दिमाग इतनी सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है एंड दे आर सो ब्यूटिफुली कनेक्टेड टू ईच अदर कि अगर आपने आज कुछ खाया है तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल उसी टाइम चले जाएगा कि ये खाने की जरूरत है या नहीं है. अगर कुछ आपको बिटर टेस्ट हो रहा है, वो बिटर इसलिए टेस्ट हो रहा है बिकॉज जब एवोल्यूशन के टाइम पे बिटर यूज्ड टू मीन पॉइजन. फॉर योर स्टमक टू टेल योर ब्रेन कि ये चीज नहीं खानी, ये आपकी जान के लिए लीथल है. दैट इज हाउ द टेस्ट ऑफ बिटर केम अबाउट. सो अगर तुम हर चीज के लॉजिक में जाओगे तो देयर इज अ रीजन इफ यू ट्राई टू फाइंड इट. आई थिंक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में तो बहुत बात हो जाती होगी यहाँ पे, तो वील मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज अगेन अबाउट न्यूरोबिक्स. एरोबिक्स सबने सुना हुआ है? सिमिलरली आपके ब्रेन के लिए कई एक्सरसाइजेज होती हैं. वी से दुनिया के अबाउट 9 to 10% पीपल, इफ यू टेक एन एवरेज, विल बी लेफ्ट हैंडेड. बट हैरानी की बात पता है क्या है? उनमें से सिर्फ 2 या 3% ऐसे लोग हैं कि अगर उन्हें अपना हाथ चूज करने दिया जाता तो वो लेफ्ट हैंडेड होते. मोस्ट लेफ्ट हैंडेड पीपल दैट वी हैव टुडे आर बिकॉज जब उनके बचपन में उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो रही होती है, उनके पेरेंट्स काम नहीं, राइट हैंड से लिखना इज द राइट वे. तो चाहे आपके दिमाग के कनेक्शंस लेफ्टी बनने के लिए थे, आपकी एनवायरनमेंट का फैक्टर इतना प्ले कर जाता है कि एक लेफ्टी इंसान भी राइटी इंसान बन जाता है. सो अगर एक नेचुरल लेफ्टी को राइटी बनाया जा सकता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इससे बहुत 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 कम चीजें तो बहुत आराम से कर सकते हैं. ऑटिज्म के बारे में किस किस को पता है? बिकॉज दिस इज वन थिंग जो साइकेट्री और न्यूरोलॉजी को बहुत प्यारा ओवरलैप करती है. किस किसने माय नेम इज खान देखी है? शाहरुख खान का कैरेक्टर याद है उसमें? सो शाहरुख खान का कैरेक्टर सफर्स फ्रॉम समथिंग कॉल्ड अस्पर्जर सिंड्रोम. जानना जरूरी नहीं है, बट दैट इज समथिंग दैट कम्स अंडर द रियाम ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. अगेन, नाम बाद में जानना जरूरी नहीं है, पर जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आई थिंक वो एक सोच बहुत जरूरी है. वो सोच ये है कि शायद अगर आप यहां बैठे सारे इंसानों को इकट्ठा खड़ा करते हैं तो हर किसी भी 2 इंसानों के स्किन का कलर सेम नहीं होगा. देयर विल बी स्लाइट वेरिएशंस. चाहे हम सेम जगह से हैं, सेम इलाके ऑफ इंडिया से हैं, बट हम में से किसी की भी स्किन एब्सोल्युटली सेम नहीं होगी. अगर हमें एक ऐसी चीज जो हमें साफ तौर पे दिख रही है, जिसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने हैं, और हम किसी को भी एबनॉर्मल नहीं कहते, अगर कोई सांवला है या कोई गोरा है, किसी को हम ये नहीं कहते कि इसे डिजीज है. तो अगर आपका ब्रेन जो उससे 1000 गुना बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाई डू वी एक्सपेक्ट कि हर इंसान का ब्रेन सेम होगा? एक क्लास में बैठे 30 बच्चों के हर सब्जेक्ट में मार्क्स सेम नहीं आते. मानते हैं कई लोग मैथ्स में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कई लोग इंग्लिश में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कई पंजाबी में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर किसी भी इंसान को हम एबनॉर्मल या बीमार नहीं कहते, राइट? सिमिलरली आपके ब्रेन का एक फंक्शन नहीं है, आपके ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें आपका किसी इंसान से बात करना भी आता है, जिसमें आपका सोचना भी आता है, जिसमें आपका कितने लेवल पे सोशल हो आप वो भी आता है, और ऐसी 1000 चीजें होती हैं. और हर इंसान का जो प्रोपोर्शन इन डिफरेंट थिंग्स है वो अलग है. कई बार ये होता है कि कोई इंसान मैथ्स में हो सकता है बहुत वीक हो, 10वीं में उसके नंबर ना आए हो, चाहे फेल भी हो गया हो,
बट वो जिंदगी बहुत बढ़िया जी रहा है, बिकॉज जितनी उसे मैथ्स चाहिए वो सेकंड थर्ड तक वो सीख चुका है। उसे हम एबनॉर्मल नहीं कहते, और ये स्कूल से निकलने के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है यार। जिस चीज को हम समझते थे कि यार ये जिंदगी में बाहर निकल के क्या करेगा, कि इसको तो स्क्वायर रूट भी नहीं निकालना आता 8 का। जिंदगी में तुम्हें हर चीज जीने के लिए स्क्वायर रूट निकालना जरूरी नहीं है, और तुम किसी मैथ्स में बिलो एवरेज इंसान को बीमार नहीं बोलते हो, तो कि कोई इंसान जो थोड़ा कम सोशल है उसे तुम बीमार क्यों कह रहे हो? उसका ब्रेन वैसे वायर्ड है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं न्यूरो डाइवर्जेंस, के दिमाग बहुत तरीके के होते हैं और जरूरी नहीं है कि किसी तरीके को हम बीमार कहें। तो कई लोग ज्यादा सोशल इंटरैक्ट करने में बिलीव नहीं करते, विच इज बिलीव नहीं करते से बेटर शब्द है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर देम एंड इट नीड्स टू बी ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि ये इंसान ठीक है, तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए। कोई दो इंसान सेम हो ही नहीं सकते। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरो डाइवर्जेंस, इंस्टेड ऑफ दैट वन पर्सन इज डिजीज्ड एंड द अदर पर्सन इज नॉर्मल, नीड्स टू टेक प्रेसिडेंस। हमें समझना पड़ेगा कि ये इंसान अलग है। अलग का मतलब ये नहीं कि ये बीमार है। सो आई होप इट मेक्स सेंस थोड़ा। या सो दिस इज जस्ट एन इमेज, ये बताने के लिए कि जो चीजें यहां ट्रीट हो रही हैं, जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द माइंड, बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर ब्रेन। अगर वो कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हो रहे हैं और उन्हें ट्रीट नहीं करा जा रहा, तो आपके ब्रेन की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है। So these are different kinds of diseases, including alcoholism, which is as much a disease as much any other thing, as much a fracture. अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो पहली बात, उसमें आपकी गलती नहीं निकाली जाती। अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई एडिक्ट है तो उसमें उसी की गलती हो। दूसरी बात, अगर एक फ्रैक्चर होता है तो हम उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब कोई भी और डिजीज हो रहा है इंक्लूडिंग एडिक्शन, व्हाई इज देयर सच अ स्टिग्मा कि इसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, या वेट कर लें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। फ्रैक्चर की तो आप वेट नहीं कर रहे हैं, और ये स्टिग्मा हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसे एक डिजीज की तरह देखना बहुत जरूरी है। सिमिलरली डिप्रेशन भी बहुत तरीके के होते हैं, बट दो तरीके के डिप्रेशन की बात अगर मैं आपसे करूं, एक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन और एक होता है इडियोपैथिक डिप्रेशन। अगेन, अगर वो वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझिए, इडियोपैथिक का मतलब है उसका कोई रीजन नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। कई लोगों की जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, जैसे हमने कई न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करी, कई लोगों में वो सेरोटोनिन कम बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो शरीर आपकी सब फिजिक्स पे चल रही है, सब नॉन लाइफ पे चल रही है, अगर बिजली के पावर कट से कमरे की लाइट जा सकती है, तो आपकी बॉडी में बिजली का पावर कट क्यों नहीं लग सकता, और वो नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? एंड इट इज नॉट जस्ट दैट, ऐसा होता है। किसी ने दौरों के बारे में सुना है? दौरे क्या होते हैं? एपिलेप्सी, मोर लाइक सीजर्स। बट कोई बताना चाहेगा कि दौरों में क्या होता है, या क्या सोच है आपकी, या व्हाट डू यू नो अबाउट दौरे, सीजर्स? कोई भी? सर, आई थिंक वो दे स्टार्ट इन द माइंड, या आपको थोड़ा पैरानोया होने लग जाता है, उसके बाद वो फिजिकली एक्ट अप करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप, फॉर टेलिंग अस दिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं थोड़ा सा बस स्कल्प्ट करूंगा जो आपने बोला, सो दैट आई एम होपिंग यहाँ पे हम एवरीवन इज अ लिटिल मोर अवेयर, बट हम देखते हैं वो लोग जहाँ दौरों के खिलाफ भी एक स्टिग्मा होता है कि इस बंदे नूं दौरे पैंदे आ, और there is this aversion, not everyone wants to talk about it, people want to be away from it। उस बंदे की कोई ज्यादा हेल्प भी नहीं करना चाहता, बिकॉज वो देखने में हमें स्टिग्मेटिक लगता है। And help भी बड़ी पुराने तरीके से जैसे लोग करते हैं ना, चम्मच डाल दो, हाँ, डाल दो, ये कर दो, तो जो ये people are not मिसकंसेप्शंस है। एब्सोल्युटली। अब न्यूरोलॉजी और साइकेट्री में एक ही फर्क है। फर्क ये है कि जब तक आपको समझ में आ गया और दिमाग में आपको एरिया पता लग गया कि इस चीज के खराब होने के कारण ये सिम्टम आ रहे हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट देख रहा है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया जब तक कि ये हो क्या रहा है, कुछ तो हो रहा है जो उतना ही रियल है, दैट जो एक अनसेड पार्टीशन है, वो एक साइकेट्रिस्ट के रियाम में चल जाता है।
अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें ऑलमोस्ट 1% चीजें पता है ब्रेन के बारे में, तो इतना कुछ है जो दिमाग में कैन गो रॉन्ग। एंड जैसे जैसे रिसर्च होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बीमारी है जिसका नाम है रेट सिंड्रोम, जो सिर्फ लड़कियों में होती है, छोटी लड़कियों में होती है। और इसका एक रीजन है कि वो लड़कों में नहीं होती है, क्योंकि जब वो लड़कों में होती है तो लड़का पेट में ही मर जाता है। होता क्या है, आपका बच्चा, आपकी बच्ची इज बॉर्न नॉर्मली, बट धीरे धीरे माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, चलना शुरू करते हैं, जो हाथ हिलाना शुरू करते हैं, हाथ यूज करना शुरू करते हैं। 3-4 साल की उम्र में वो जो उस बच्ची ने सीखा होता है वो सब कुछ भूलना शुरू कर देती है, और 4-5 साल की उम्र में उसे चलना भूल जाता है, और 5 साल की उम्र तक उनकी डेथ हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो बेसिकली एक साइकियाट्री के रियाम में था। जब रिसर्च हुई और धीरे धीरे पिछले 5-10 सालों में पता लगा कि दिमाग के इस जीन में ये इशू आता है और ये प्रॉब्लम आती है जिसके कारण रेट सिंड्रोम हो रहा है, दैट डे उसे ऑटिज्म से निकाल के न्यूरोलॉजी के रियाम में डाल दिया गया। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पढ़ाई के पर्पस से, डिवीजन के पर्पस से तो ठीक है, इट मेक सेंस, बट एक पेरेंट जिसके बच्चे को ये बीमारी हुई है, उसकी जिंदगी में इससे क्या फर्क आया, उसे क्या फर्क पड़ता है कि न्यूरोलॉजिस्ट देख रहे हैं, एक साइकियाट्रिस्ट देख रहा है। सो ये इट्स अ ब्रॉड, द सब्जेक्ट ऑफ माइंड एंड ब्रेन इज ब्रॉड एंड इंटरलिंक्ड, और कोई भी कोशिश इन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए बहुत ही आर्टिफिशियल है। एक न्यूरोलॉजिस्ट ये नहीं बोल सकता कि वो साइकियाट्री में बिलीव नहीं करता, और एक साइकियाट्रिस्ट ये नहीं बोल सकता कि वो न्यूरोलॉजी में बिलीव नहीं करता। और सिमिलर गोज टू फॉर एवरी पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, ऑल ऑफ दिस हैज टू कम टुगेदर। आप रिहैब में भी सुनते हो, और मैं यहाँ पे ये इट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस टू सी के अनलाइक अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां एक साइकियाट्रिस्ट का काम सिर्फ, इंडिया में बहुत जगहों पे सिर्फ दवाई देना रहेगा, बिकॉज उन्हें अथॉरिटी होती है दवाई देने की, बट दैट मेडिकेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द थेरेपी। द साइकोथेरेपी, द साइकोड्रामा थेरेपी, ऑल ऑफ इट has so much role in building those connections, that neuroplasticity, not just psychiatrically, also neurologically. और इस चीज को समझना, इस चीज को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, both for the doctor, for the patient and their families. So can we move to the next slide? This is a visual representation कि आपके बॉडी में न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करती है। ये आपके न्यूरॉन्स हैं, जितना आप उन कनेक्शंस को बार बार चलाएंगे, वो कनेक्शंस बढ़ी जाते हैं। सो आपकी बॉडी में अगर 1 बिलियन, आपके ब्रेन में 1 बिलियन अगर न्यूरॉन्स हैं, तो आपकी बॉडी में जो कनेक्शन है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, वो 100 बिलियन है। न्यूरॉन्स नहीं बढ़ रहे, बट वो कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। सो वी कैन मूव अहेड। अच्छा, ये एक अगेन दिस इज समथिंग जो साइंटिफिकली किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इससे एक बहुत खूबसूरत चीज। आपका ब्रेन आपकी बॉडी का बहुत बहुत भारी हिस्सा होता है, बहुत एनर्जी डिपेंडेंट इस हिस्सा होता है। 20% आपकी बॉडी का खून आपके ब्रेन तक जाता है, तो जाहिर सी बात है कि काफी भारी हो जाता होगा। और वही ब्रेन कैसे मिस्टिकल चीजें क्रिएट कर रहा है, जैसे आपका माइंड, जैसे आपकी कॉन्शियसनेस, but at the heart of it, how the structure is so beautiful. कोई भी भारी चीज को हल्का बनाने के ज्यादा तरीके नहीं होते, थोड़े थोड़े तरीके होते हैं। जैसे उसे बीच में से खाली कर दिया जाए, या उसे एक फ्लूइड के साथ, पानी के साथ सराउंड कर दिया जाए। द सेम हैपन्स इन योर ब्रेन। ये जितने ब्रेन के अंदर आपको चीजें दिख रही हैं, ये बेसिकली खाली जगहें हैं। जैसे शादी कर दी जाए। पोल इफेक्ट होता है ना, पोल है, तो पोल का मतलब होता है कि अंदर से खाली है, hollow है, लेकिन इट गिव्स द सेम स्ट्रेंथ बट अंदर से खाली है। एग्जैक्टली, ये पोल इफेक्ट है। पोल इफेक्ट है। सो मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि द सेम फिजिक्स यू यूज एवरीवेयर हैज डिजाइंड योर बॉडी, बट इन सच अ कॉम्प्लेक्स ब्यूटिफुल वे दैट वो ऐसी चीजों को इमर्ज करती है जो समझना आज भी मुश्किल है। तो दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। कैन वी मूव अहेड? या
सो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेमोरी के बारे में बात हुई थी, लिम्बिक सर्किट के बारे में बात हुई थी, एमिगडाला के बारे में बात हुई थी। तो ये बहुत सारे अजीब अजीब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट मतलब हमें ये है कि इवन समथिंग एज ब्यूटिफुल एज मेमोरी याद रखना, बिकॉज एक न्यूरोलॉजिस्ट की वन ऑफ द सबसे कॉमन कंप्लेंट्स इज हमें भूलना शुरू हो जाता है उम्र के साथ। कौन कौन मानता है ये चीज? ठीक है, मेमोरी पुअर होनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना। सो मेमोरी बहुत तरीके की होती है। एक चीज होती है प्रोसीजरल मेमोरी। साइकिल चलाने के टाइम आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप साइकिल कैसे चलाएं, या गाड़ी चलाने के टाइम आपको सोचना नहीं पड़ता गाड़ी कैसे चलाएं, शूज लेसेस कैसे बांधे। एक होती है एपिसोडिक मेमोरी, हाथ से भूलने शुरू हो जाते हैं कि 10 साल पहले इस टाइम पे कुछ क्या हुआ था, या किसी का नाम भूलना शुरू हो जाता है, सिमेंटिक मेमोरी। तो मेमोरीज बहुत टाइप की होती हैं। हाँ, ये जरूर सच है कि कई बीमारियों में, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं या अल्जाइमर्स कहते हैं या मेजर कॉग्निटिव डिसफंक्शन कहते हैं, जो हर इंसान में नहीं होता एज के साथ, जो 1 से 2 या 5% होता है, वो भी डिपेंड करता है किस एरिया में हो। एंड आई थिंक इंडियंस आर वन ऑफ द हेल्थियर पॉपुलेशंस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस, बट उनकी एपिसोडिक मेमोरी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। सर, एडिक्शन में भी मेमोरी खराब हो जाती है, बिकॉज यू डोंट रिमेंबर मेनी टाइम्स कि आप कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या किया था। सो द पॉइंट बीइंग, द सर्किट जो हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की, जहां से आप तुम रिवॉर्ड पाथवे में तुम जा रहे हो, द रिसोर्सेज आर बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड समवेयर एल्स। जो मेमोरी का सर्किट है, अगर तुम उसको स्ट्रांग नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मेमोरी एज अ साइड इफेक्ट खराब हो रही है, राइट। सिमिलरली मेमोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अटेंशन, जिसे हम बहुत बारी इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं आपको अभी कुछ बोल रहा हूं और अगर आप नहीं सुन रहे हैं, और अगर मैं आपसे 10 मिनट बाद वो चीज पूछूंगा, तो जरूरी नहीं है आपकी मेमोरी खराब है, आपने अटेंशन ही नहीं दिया। तो इस चीज को बहुत बारी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इफ समवन इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, अगर मैं यहां बैठे किसी एडिक्शन के बारे में सोच रहा हूं या किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूं, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी मेमोरी सेम रहेगी, बिकॉज वो फैक्टर उसमें अटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहां से गया हुआ है। तो आई थिंक ये चीज डिसाइफर करनी बहुत जरूरी हो जाती है। अगर अटेंशन है तभी वो मेमोरी टेस्ट की जा सकती है। एंड अंडरस्टैंडेबली एज के साथ आपकी एपिसोडिक मेमोरी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। बट एक चीज जो मैंने बहुत नोटिस की है, when people get 40, 50 and especially someone who is very sharp, जिसे छोटी छोटी चीजें याद रहती हैं during their youth, जब वो normalize होती हैं, they have this anxiety कि मुझे चीजें भूलनी शुरू हो गई। And we don't call something a disorder as long as it doesn't affect your daily life, as long as it is not affecting your social life. अगर आप 10 साल पहले किसी इंसान का नाम भूल भी गए, जिसे आप 2 बार ही मिले हो, it is okay. Don't stress yourself about it as much. As a neurologist, ये प्रायोरिटी हो जाती है टू डिसाइफर इफ समवन हु एक पेशेंट मेमोरी डिस्टर्बेंस के कंप्लेंट से ही आएगा। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट का काम है देखना कि इफ दिस इज वर्थ ट्रीटिंग और जस्ट कंसोलिंग, बिकॉज a major component of treatment and management is telling the patient if he or she is okay or not okay, if he or she needs treatment or does not need treatment. एक कॉन्सेप्ट होता है क्वार्टनरी प्रिवेंशन का। क्वार्टनरी प्रिवेंशन का ये मतलब होता है कि हमें एक पेशेंट को ओवर ट्रीटमेंट से भी बचाना है। बीमारी से तो बचाना ही है, एक ओवर ट्रीटमेंट से भी बचाना है। अगर कोई इंसान स्मोक नहीं करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ लंग कैंसर इज मच मच लोअर। पर अगर आप एंग्शियस हो, आपकी पर्सनालिटी एंग्शियस इंसान की है कि हाँ मैंने जिंदगी में 2 बार स्मोक किया था, मुझे डर है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, और आप आके बोलें कि हाँ मेरा लो डोज सीटी कराया करे हर साल, क्योंकि कईयों की वो पर्सनालिटी होती है, ओसीडी समझते हैं थोड़े सारे। सम पीपल हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नॉट जस्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर मैं एज अ डॉक्टर ये बोलूं कि ठीक है आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप अपनी तसल्ली के लिए लो डोज सीटी करा लें, हर साल करा लें, मैं गलत हूं। बिकॉज वो जो लो डोज सीटी आपको 100 टाइम्स एक एक्सरे का एक्सपोजर दे रहा है हर साल, आपको कैंसर नहीं होना था, वो सीटी के कारण आपको कैंसर हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट समझना, और एज पेशेंट्स ये चीज समझनी कि अगर मुझे कोई इलाज या कोई डायग्नोसिस, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा फॉर अ लॉजिकल रीजन, इट माइट बी ओके, वो भी आप ही के हित में है। सो ये बैलेंस, ये डिसीजन हैज टू बी अ टीम बेस्ड डिसीजन बिटवीन अ पेशेंट, देयर फैमिली
एंड द डॉक्टर। हर बारी ये सोचना कि मेरे पेट च दर्द होगी तो मेरी MRI नहीं लिखी डॉक्टर ने इज रॉन्ग। When it is not needed, it is not needed. But at the same time, इसे हम शेयर्ड डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है हर्मिटेज की, जहां बहुत सारी जगहों पर टाइम के कारण, पेशेंट लोड के कारण पेशेंट को इतना टाइम नहीं दिया जाता, पेशेंट को डिसीजन मेकिंग में नहीं इन्वॉल्व किया जाता। वहां इस चीज को एक्नॉलेज किया जाता है दैट मैं आपको दवाई दे सकता हूं पर दवाई लेना तो आपके ऊपर है। कंप्लायंस हैज अ ह्यूज रोल। और यहां पे किसी को बीपी या शुगर की बीमारी है तो आई थिंक किसी के अगर दिमाग में ये सवाल हो या किसी के घर पे किसी को हो, एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब दवाई कदों बंद होएगी, कितनी देर खानी पड़ेगी। किदा किदा सवाल है, हमारी तो रोज है ना, है ना, बाकी 100% है ना। सो उम्मीद ये है कि शायद अगर मैं कुछ बताऊं और ये सवाल की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो और ये सवाल से आपको एंजाइटी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाए, ठीक है। फ्रैंकली बॉडी में आप कोई भी दवाई दो, डिपेंडिंग उसकी जरूरत, डिपेंडिंग उसका डोज, वो दवाई भी हो सकती है और वो जहर भी हो सकता है। ऐसा कहना गलत होगा कि किसी दवाई के साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ दवाई किसी और दवाई से ज्यादा सेफ होती है, कोई कम होती है। इसीलिए हम किसी नॉर्मल इंसान को तो दवाइयां नहीं देते हैं ये सोच के कि इसका तो कोई नुकसान नहीं है। दवाइयां विटामिन नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब एक दवाई की जरूरत है तब उस दवाई की जरूरत है। और दवाई की जरूरत किस चीज से डिसाइड होती है? रिस्क बेनिफिट रेशो, कि अगर मैं आपको एक दवाई दूंगा उसका आपको फायदा कितना है और उसका आपको नुकसान कितना है। और ये चीज किसी भी चीज में लागू होती है। अगर वो दवाई का फायदा आपको 100 गुना है और उसका जो साइड इफेक्ट है वो 0.5 गुना है, सो कोई भी लॉजिकल इंसान इंक्लूडिंग योर सेल्फ, अगर आपको ये चीज बताई जाए तो आप भी वो दवाई लेंगे। बीपी और शुगर ऐसी बीमारियां हैं जो मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग आपका दिमाग, इंक्लूडिंग स्ट्रोक, इंक्लूडिंग डिमेंशिया, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बट ये ऐसी बीमारियां हैं जो आई थिंक जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है दे आर लकीयर, बिकॉज उन्हें एक सिग्नल, एक वार्निंग मिल जाती है। जिन्हें कोई ऐसे डायरेक्ट वार्निंग नहीं मिलती, एक परसेप्शन, एक बायस बन जाता है कि यह चीज तो होंदी रहेगी, इहदे नाल ते कुछ नहीं होंदा, अज नहीं दवाई खाधी केड़ा कल कुछ हो गया, अज नहीं भी खाधी तो ठीक है। बट हम ये भूल रहे हैं कि वो हम दवाई क्यों खा रहे हैं। जे तुहाडे शरीर च पाइपां ने, ब्लड वैसल्स ने जिहदे च खून दौड़दा है, जो उसका प्रेशर वधेगा थोड़ा, जरूरी नहीं है कि वो फटेगी। जे बहुत वध जाएगा तो फट जाएगी, पर जे वधेगा वो कॉन्स्टेंटली पाइप की दीवार ते प्रेशर पा रही है, कमजोर कर रही है, कमजोर करी जा रही है। तो एक दिन जरूर आएगा जदों उम्र नाल वैसी वो कमजोर होनियां सी ते उस दिन वो फटणगियां। द रीजन तुहानूं वो दवाई दित्ती जा रही है इज टू इंश्योर कि पाइपां च प्रेशर वधे ना, कांस्टेंट रहे। एज लॉन्ग एज वो दवाई के साथ, या कोई लोग दवाइयों पे नहीं होते, कोई डाइट पे होते हैं, कोई एक्सरसाइज पे होते हैं, कई बार डाइट से, कई दवाइयों से भी ठीक नहीं होती, फिर वो इंसुलिन पे होंगे हैं। आवर एजेंडा इज नॉट टू स्टॉप योर मेडिसिन। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि आप दवाई ले रहे हैं कि आप नहीं ले रहे हैं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि आपका बीपी कंट्रोल में है, आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूं। और अगर वो कंट्रोल में है, आप अपने आप को 1000 चीजों से बचा रहे हैं, तो ये आपका सवाल ही गलत है कि ये दवाई कब रुकेगी। वो दवाई आप अपने लिए ले रहे हैं और वो आप दवाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। हाँ, अगर कल को आप ये देखते हैं कि आपका बीपी वैसी कंट्रोल में है जो बहुत रेयर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी दवाई रोक दें। मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि मैं आपको दवाई क्यों दे रहा हूं 24 घंटे। द रिस्क बेनिफिट रेशो इज so less, and the consequences of you having high blood pressure and diabetes for 10 years, 20 years, 30 years is so high कि मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आज कुछ नहीं हो रहा, 10 साल बाद पक्का पटाखा फटेगा। तो आई कांट डू जस्टिस फर्स्ट बाय नॉट गिविंग यू अ मेडिकेशन क्योंकि मरीज नू नहीं लेनी। दूसरा, मैं गलत हूं अगर मैं ये चीज आपको नहीं बता रहा हूं और सिर्फ दवाई दे रहा हूं, बिकॉज मेंटालिटी हमारी भी ये होती है कि आज दवाई नहीं खाधी कल कुछ नहीं होया, तो 4 बारी होर भी रह जाएगी तो कल नू भी कुछ नहीं होएगा। ये चीज ऐसे समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो आई थिंक सबका ये वाला सवाल थोड़ा सा कम हुआ कि दवाई इज नॉट द विलन हेयर, राइट? कैन वी मूव अहेड? सो हम सीजर के बारे में बात कर रहे थे, दौरे के बारे में बात कर रहे थे. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ब्रेन में वो तारों का नेटवर्क है, तारों में क्या दौड़ती है? बिजली दौड़ती है. तो आपका ब्रेन भी तारों का नेटवर्क है. पावर कट भी लग सकता है और ओवरचार्ज भी हो सकती है. एट सम टाइम वही सेम ब्रेन अगर किसी एरिया में ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है कि वो पूरे ब्रेन में फैल रही है, तो जैसे हमने बताया आपके ब्रेन के हर हिस्से का कुछ ना कुछ काम है. डिपेंडिंग अपॉन वो किस हिस्से में बिजली ज्यादा जा रही है, यू सफर फ्रॉम अ दौरा, सीजर, राइट? तो इतनी ऑर्गेनिक सी चीज जो सेम बिजली हम सब में दौड़ रही है, जिसका इतना लॉजिकल सा रीजन है, उसके अगेंस्ट इतना टैबू क्यों है? ऐसे इंसान को बचाने के लिए डर क्यों लगता है? ऐसे इंसान से दूर क्यों जाया जाता है? ऐसे इंसान को यह क्यों बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर काली आत्मा है? जब हमारे पास इतना खूबसूरत रीजन है, जब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा हाथ चल इसलिए रहा है क्योंकि बिजली है, तो ये समझना क्यों जरूरी है कि अगर हमारे घर में पावर कट लग सकता है तो हमारे दिमाग में भी चीजें ऊपर नीचे जा सकती हैं. और अगेन द गुड पार्ट इज वी हैव ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग. सिमिलरली दो चीजें होती हैं, सीजर्स और एपिलेप्सी. किसी को इन दोनों में फर्क पता है? सीजर इस दौरों का एक दौरा आया आपको आया, उसको हम कहते हैं सीजर. सिमिलरली जैसे हमने न्यूरो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कई दिमागों की ससेप्टेबिलिटी होती है एडिक्शन की तरफ ज्यादा. कई दिमागों की ससेप्टेबिलिटी होती है कि वो ज्यादा ओवरचार्ज नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो उन्हें दौरे आने की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है. जब किसी ट्रिगर के बिना किसी इंसान को दौरे ज्यादा आते हों तो उसे हम कहते हैं एपिलेप्सी. सो एक फर्क है. अगेन अगर एक एपिलेप्सी का पेशेंट आ रहा है और उसे दवाइयों पे शुरू किया जा रहा है, एजेंडा ये नहीं है कि उसकी एक दिन दवाइयां बंद हो जाए. एजेंडा ये है कि उसे दौरा कभी दोबारा ना आए. बिकॉज सीजर्स इसलिए डेंजरस नहीं है क्योंकि आपके अंदर माता आ गई है. सीजर्स इसलिए डेंजरस है क्योंकि उस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो सकते हैं, उस टाइम आप कुक कर रहे हो सकते हैं, और सीजर से कुछ होना हो, इफ यू फॉल एट सच अ प्लेस थिंग्स विल गो रॉन्ग. सो ये सवाल ज्यादा जरूरी ये है कि डॉक्टर साहब मैनू ए दसो कि मैनू दौरा कदे दोबारा ना आए, रादर देन तुसी ए पूछो कि मेरी दवाई कदों बंद हो जाए. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी चीज क्या है. We can move to the next slide. Again, ये दौरे आने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंसान हिलता हुआ दिखेगा. आपके दिमाग में हर हिस्सा अलग अलग चीजों के लिए है. वो इलेक्ट्रिसिटी का जोल्ट कहीं पे भी जा सकता है. कई दौरे ऐसे भी होते हैं जहां इंसान सिर्फ स्टेयर करता रहता है. कई दौरे ऐसे भी होते हैं जहां इंसान सिर्फ सोता रहता है. कई दौरे ऐसे भी होते हैं सिर्फ शरीर का एक हिस्सा हिलता रहता है. वो सब दौरे हैं. सो नेवर से if a patient comes to you कि मैनू दौरियां दी हिस्ट्री है and you are no one to say कि तेरी हालत दौरे वर्गी ते लग नहीं रही. You have to investigate completely. And similarly एक connection between psychiatry and neurology is there are certain seizures. कई दौरे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग में कहीं फोकस नहीं मिलता, उसे हम कहते हैं psychogenic non-epileptic seizures, जिन्हें पहले हम कहते थे pseudo seizures कि ये झूठे दौरे हैं. पेशेंट दौरों की एक्टिंग कर रहा है. तो आपका एक बिलीफ सिस्टम कैसे बदल जाएगा कि इन्हों ते कोई दौरियां दी लोड़ नहीं हैगी, ए तम पेशेंट मखौल करता पिया, ए बीमारी है ही नहीं, इन्हों वापस घर भेज दो. बट दैट कॉन्सेप्ट हैज राइटफुली चेंज्ड कि हाँ ठीक है ब्रेन में एक्टिविटी नहीं है, बट साइकेट्री साइकोलॉजी इज एज रियल. देयर आर थिंग्स दैट वी डोंट येट नो. दीज आर साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स. एंड बीमारियों का नाम चेंज करना एक कारण से होता है, बिकॉज इन्हें स्यूडो सीजर्स कहना गलत है क्योंकि ये झूठे नहीं हैं. इनकी ट्रीटमेंट जरूर अलग है. तो आप कभी भी अगर आपके फैमिली मेंबर, आपका कोई स्ट्रीट पे आप किसी को देखते हैं जो एक दौरे से गुजर रहा है, इररिस्पेक्टिव वो साइकोजेनिक है या वो ट्रू सीजर है, उसे हेल्प की जरूरत चाहिए. तो ये स्टिग्मा हमें सिर्फ एक चीज से नहीं हटाना. हर साइकेट्रिक साइकोजेनिक illness is as real. The day you realize and accept the mind is as real as the brain, I think बहुत सारी चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो आई थिंक बताना बहुत जरूरी है, कहाँ डॉक्टर का रोल बहुत जरूरी आता है. एक बीमारी होती है बेल्स पाल्सी. आई एम होपिंग
ਐਂਡ ਨਾਟ ਹੋਪਿੰਗ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲੱਥਿਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਲਿਪ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਸੋ My nanny just had. बेल्स पाल्सी सो इस बीमारी को कहते हैं हम बेल्स पाल्सी जो एक वायरस के कारण होती है जिसके कारण आपके शरीर का आपके मुंह के एक हिस्से की सारी मसल्स वर्क करना बंद कर देती हैं तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि काफ़ी खौफनाक है एक मरीज के लिए कल अगर मैं उठूं और मेरी आंख ना बंद हो रही हो मेरा मुंह ना चल रहा हो मेरे फोरहेड ना ऊपर हो रहे हो मुझे डर लगेगा और मैं ये सोचूंगा कि ये शायद ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा बट मोस्ट कॉमन कॉज जब ये बेल्स पाल्सी होती है तो ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर स्टेरॉइड्स देने के साथ या कई बार इवन विदाउट दैट खुद ब खुद इंप्रूव या ठीक हो जाती है 90% ऑफ द केसेस बट कई बार ये सेम चीज एक स्ट्रोक के कारण हो सकती है एक स्ट्रोक जो ब्रेन का हार्ट अटैक है अगर उस एरिया को सप्लाई करने वाली वेसल फट जाए तब भी ये सेम चीज हो सकती है पर उस केस में क्या होता है सिर्फ आपकी आंखों के नीचे वाला पार्ट जाता है तो अगर एक कॉमन इंसान को बिना किसी प्रीटेक्स्ट के बारे में बताया जाए कि आपके सिर्फ आप ऊपर से देख पा रहे हो पर आपका नीचे वाला हिस्सा चला गया है और एक इंसान का ऊपर वाला हिस्सा भी चला गया दोनों में से ज्यादा डेंजरस क्या साउंड करता है ज्यादा वर्स क्या साउंड करता है नीचे वाला अगर किसी के दोनों हिस्से गए हैं और किसी का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा गया अंडरस्टैंडेबल सी बात है ये भी गया अब डॉक्टर का रोल कहां आता है जब ये दोनों हिस्से जा रहे हैं तो ये हमें पता है कि ये बेल्स पाल्सी के कारण होता है और हमें पता है कि ये 14 दिन में ठीक हो जाएगा और इस टाइम पे डॉक्टर का रोल ये नहीं है कि स्टेरॉइड दिया और घर भेज दिया इस टाइम पे डॉक्टर का रोल उतना ही ये है उसे ये बताना कि इट्स ओके ये 14 दिन में ठीक हो जाएगा जो वो 14 दिन की एंजाइटी स्ट्रेस आप लोगे वो भी एक डॉक्टर का काम है उसे ठीक रखना बट एट द सेम टाइम अगर वो एक स्ट्रोक के कारण हो रहा है जिसमें सिर्फ आपके नीचे वाला हिस्सा ज्यादा जा रहा है वो ज्यादा डेंजरस है उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है तो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कहां कई बारी हर बारी टेस्टों की जरूरत उतनी नहीं होती टेस्टों पे रिलाई करना उतना जरूरी नहीं है पर वो जो चीज जो तुम उसी टाइम एज अ डॉक्टर देख पा रहे हो जिसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं वो ज्यादा जरूरी हो जाता है कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज जस्ट टू शो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट को सिस्टमैटिकली आपकी हर चीज देखनी पड़ती है बिकॉज वो तारें आपकी बॉडी में हर जगह कनेक्ट कर रही हैं क्या आपको अपना दिमाग किसी भी लाइव इंसान में आप उसका दिमाग देख सकते हैं अगर मैं आपको बोलूं देख सकते हैं तो किसी के पास उसका जवाब है बॉडी लैंग्वेज नहीं यू कैन डायरेक्टली विजुअलाइज द ब्रेन और अ पार्ट ऑफ द ब्रेन आंखों से आपकी आंखें आपके दिमाग का हिस्सा होती हैं द नर्व्स डायरेक्टली कनेक्ट योर आईज टू द ब्रेन सो व्हाट यू आर लुकिंग एट सो आंखों को चेक करना भी उतना ही एक न्यूरोलॉजिस्ट का काम है सो अगर आप उसको इस नजरिए से देखें कि आपकी बॉडी का हर ऑर्गन अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चर होकर आपकी बॉडी के अंदर नहीं गया है आपकी बॉडी एक सिस्टम है जिसे एक हार्मनी में चलना है सो everything has to be in sync and has to be seen together and in clinical correlation ठीक है ये कुछ टेस्ट्स हैं ऐसे दिखते हैं पर अगेन पर्पस ये है बताना कि बहुत बारी टेस्ट्स पे abnormalities आती हैं which clinically are not present तो कई बारी मरीज के दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि मेरे टेस्ट आज प्रॉब्लम आई डॉक्टर साहब एदा की करना है बट समटाइम्स जब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तब नहीं है इसे इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं सो ट्रस्टिंग दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट मैं ये नहीं कहता हूं कि आंखों का जैसे नंबर बढ़ता है वो न्यूरोलॉजिकल कारण से होता है क्या हर कारण के कारण हो सकता है इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल आपकी आंखों के भी बहुत सारे हिस्से हैं लेंस है रेटिना है जो पीछे पर्दा है आंखों का तो कहीं पे भी इस पूरे ऑपरेटस में पंगा आएगा अगर आपके पास एक कैमरा है उसका डायफ्राम खराब हो जाए या उसका लेंस खराब हो जाए या उसका अपर्चर खराब हो जाए हर चीज के कारण असर आपकी निगाह पे आएगा सिमिलरली इसमें सोचने की बात यह है कि न्यूरोलॉजिकली कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस इट इज नॉट द ओनली रीजन बट इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस राइट सो ये एक कैन वी गो अहेड फिर बाद में पीछे आ जाएंगे
आगे एक आगे पीछे आ जाओ, दो स्लाइड्स पीछे, हाँ 2 पीछे। सो मैंने दिस वॉज समथिंग जो हमने ऑटिज्म के बारे में बात की, थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको ऑटिज्म के बारे में हो गया। सो इट वॉज ऑलवेज, हमेशा से एक बीमारी की तरह इसे कंसिडर किया जाता है, और मेरा बस मकसद ये बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखा जाए, हर चीज़ को स्टिग्मेटाइज किया जाए। तो ये एक छोटी सी पोएम है, बट है ये इंग्लिश में, बट आई एम होपिंग कि आई शॉर्टेंड इट, बट ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी मैसेज देती है। तो इफ़ इट इज़ ओके, कैन आई शेयर इट विद यू गाइज? सो ये स्टोरी है एक जब एक छोटे से बच्चे को एज एन ऑटिस्टिक किड इंट्रोड्यूस किया गया था, तो एज डॉक्टर्स हम एक केस देखते हैं, हमें लगता है कि बहुत यूनिक केस आया, पर हम ये सोचना भूल जाते हैं कि वो किसी माँ का बच्चा है, जिस माँ के भी सेम सवाल हैं, उसे नहीं पता ऑटिज्म क्या। सो इस बच्चे का नाम है ऑटो। सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट एक ऑटिस्टिक बच्चा बेसिकली कैसे प्रेजेंट करता है एंड हमारे नज़रिए में क्या क्या खामियां हैं। सो इट इज कॉल्ड एटिपिकल माइंड्स इन अ स्टीरियोटिपिकल वर्ल्ड। Otto didn't look at his mommy the same way other children did. Otto didn't peekaboo every time his daddy hid. Otto अपनी माँ को उस सेम नज़र से नहीं देखता था जो बाकी बच्चे देखते थे, और जब भी मैं उसके साथ पीकाबू करता था या छुपता था एज हिज डैडी, वो नहीं देखता था, वो सेम स्माइल नहीं करता था। एंड एवरी टाइम आई ट्राइड टू टच एंड कंफर्ट, इट टर्न्ड आउट टू बी अ टेरेबल एक्सीडेंट। मेरा छोटा सा बच्चा है, वो डर रहा है, मुझे लग रहा है स्माइल नहीं कर रहा है, तो मैं हाथ लगा के उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट जब भी मैं उसे हाथ लगाता था वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था, उसको इतना डिस्ट्रेस में ले आता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। विद टाइम आई रियलाइज्ड ऑटो वॉज यूनिक, फोकस्ड ऑन सेल्फ नीड्स, हिज डिजायर्स वर कॉन्क्रीट। समय लगा, पर मुझे समझ आया कि ऑटो थोड़ा दूसरे बच्चों से अलग है। He flapped and rocked and twiddled and knocked every time the emotions were a little too much. जब भी कोई भी इमोशन, चाहे वो खुशी है चाहे वो रोना है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता था, उससे बर्दाश्त नहीं होता था, उसकी इमोशनल रेगुलेशन बहुत डिसफंक्शनल हो जाती थी। And when I took him to a doctor as human as you and me, he told me my boy was autistic, there wasn't a cure as such. तो मुझे समझ आया कि मेरा बच्चा थोड़ा अलग है, तो सही बात है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया, जो डॉक्टर शायद उतना ही ह्यूमन है जितना तुम हो और जितना मैं हूं, और उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। और सही बात यह है कि किताबों में भी ये लिखा है कि बहुत सारी इसकी मैनेजमेंट है, बट अगर आप बोले बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा तो वो कभी नहीं हो पाएगा। Fixated to routines, Otto fidgeted with toy trains, restricted speech, intelligence not at par with normal brains. मुझे बताया गया कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल नहीं है। But in a world with million hues, who decides how you choose to define the IQ? जिस दुनिया में हर रंग के इतने लोग हैं, ये डिसाइड कैसे हुआ कि तुम IQ टेस्ट कैसे करते हो? कुछ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इमोशनल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सोशल क्वेश्चंस होते हैं। अगर मेरा बच्चा मैथ्स में थोड़ा कमजोर है तो तुम्हें किसने हक दिया ये बोलने का कि मेरा बच्चा नालायक है? In a world where every parent wishes their child to have an extraordinarily unique skill, why does only a little boy with a neurodivergent prophecy pay the bill? जिस दुनिया में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे में कुछ अलग हो, मेरा बच्चा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बने, मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, मेरा बच्चा सुंदर बहुत हो, मेरा बच्चा गोरा बहुत हो, मेरा बच्चा लंबा बहुत हो, हर बंदा चाहता है कि हमारा बच्चा स्टैंड आउट करे, तो सिर्फ मेरा ही बच्चा जिसका दिमाग स्टैंड आउट करता है उसे ही क्यों ऐसे टारगेट किया जाता है? A development pervasively disordered, that's how genius men decided this condition shall hereafter be honored. लोगों ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने इसे स्टडी करके इसे नाम दे दिया कि डेवलपमेंट ही ब्रेन की गलत हुई है, ये ब्रेन ही डेवलपमेंटली खराब है। जैसे किसी के ऑर्गन्स खराब फॉर्म हुए होते हैं, ये ब्रेन गलत फॉर्म हुआ है। Cursed by obsessions and compulsions, fascinated by logic in trivial things,
among blind men yet unable to see the whole. Savants would be celebrated as one-eyed kings. Savants वो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो शायद जैसे शाहरुख खान थे माय नेम इज खान में, बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पर वो कई चीज़ों में बहुत इंटेलिजेंट थे. तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होते हैं जहाँ पे वो बहुत बहुत माहिर होते हैं. They profess, and I accept, autism is a spectrum. Not all brains are born the same. But my soul disagrees when they call it yet another diseased mind game. मैं मानता हूं कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, हर ऑटिस्टिक बच्चा सेम नहीं दिखता, बट मैं ये भी मानता हूं कि हर ब्रेन भी सेम पैदा नहीं होता. बट मेरी आत्मा अग्री नहीं कर रही जब तुम इसे एक बीमारी बोलते हो. द मैनेजमेंट दे से इज सपोर्टिव, कोलैबोरेटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन स्प्रिंकल्ड विद हिंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन. ये अपेरेंटली की जो मैनेजमेंट है उसका भारी सा नाम है. हैवी वर्ड्स एंड देयर इज स्टिल नो क्योर. इतने भारी नाम पर फिर भी कोई इलाज नहीं है. बट इज ऑटिज्म इवन अ डिजीज? आर वी रियली रियली श्योर? हम ढूंढना तो शुरू हो गए इसका इलाज, पर हमने कभी अपने आप से ये पूछा ही नहीं कि ये बीमारी है भी या नहीं. A brain that's wired different is not necessarily a mind that's diseased. Atypical minds in a stereotypical world, they would rather be, only if we could change how being normal was perceived, how being normal was perceived. So thank you for this beautiful opportunity, and I hope that I could ट्रांसलेटेड थोड़ा सा इन द सेंस, मैं नहीं चाहता हर इंसान डॉक्टर बन जाए, पर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि हर पेशेंट, हर फैमिली, हर इंसान इतना केपेबल हो. जैसे चीज़ें मैं आपको समझा पाया हूँ, आप उससे ज़्यादा केपेबल हैं. तो ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं, और इस चीज़ को सिर्फ ऑटिज्म तक ना लिमिट किया जाए. हमारा होराइजन एज एक्सेप्टिंग पीपल विद डाइवर्सिटी थोड़ा ब्रॉडन होना चाहिए. सो थैंक यू सो मच.